Assalamualaikum. Our today's topic is functional types of movements in GIT. हमारे GIT में कौन कौन सी मूवमेंट्स हो रही हैं। हमारे GIT में अब फूड आ गया है, सपोज स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़ा है, अब उधर ही तो नहीं ना पड़ा रहेगा, कुछ मूवमेंट्स होंगी जिसकी वजह से फूड जो है वो आगे मूव करता है। ठीक है, तो हमारी GIT में दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं, एक होती है प्रोपल्सिव मूवमेंट और एक होती है मिक्सिंग मूवमेंट। ठीक है, प्रोपल्सिव मूवमेंट नाम से पता लग रहा है इन्होंने क्या करना है, प्रोपल्स करना है, फूड को आगे लेके जाना है, यानी कि हमारी गट में जो है वो माउथ टुवर्ड्स एनस जो है वो फूड को लेके जाना है। ठीक है, और मिक्सिंग मूवमेंट क्या है कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर फूड पार्टिकल कुछ देर के लिए रुका है तो उधर जो है वो उसकी मिक्सिंग भी होनी है। ठीक है ना, तो वो क्या होंगी, मिक्सिंग मूवमेंट। अब जो गट में जो है हमारी जो प्रोपल्सिव मूवमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस वैसे तो स्मूथ मसल्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, हमारी बॉडी में कहीं और भी ट्यूब्स हैं जैसे कि यूरेटर है, बाइल डक्ट्स हैं, उसमें भी पेरिस्टाल्सिस ही होती है ताकि वो बाइल को आगे पुश कर सकें, यूरिन आगे पुश कर सकें। तो ये जो है पेरिस्टाल्सिस हमारी स्मूथ मसल्स में जहाँ भी बॉडी में ट्यूब्स हैं वहाँ पे पेरिस्टाल्सिस होती है। ठीक है, तो इसी तरह गट में भी पेरिस्टाल्सिस होगी। मिक्सिंग क्या होती है मूवमेंट, लोकल कॉन्स्ट्रिक्टिव कॉन्ट्रैक्शंस। लोकल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर फूड रुका है थोड़ी देर के लिए तो वहीं पे थोड़ी देर के लिए कॉन्ट्रैक्शंस होंगी जिसकी वजह से मिक्सिंग ऑफ फूड हो जाती है। ठीक है, वो कहते हैं कितनी देर के लिए होंगी, सिर्फ 5 to 30 सेकेंड्स के लिए। एक दफ़ा में जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगी या मिक्सिंग मूवमेंट स्टार्ट होगी तो कितनी देर के लिए होती है, सिर्फ 5 to 30 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, अब जो ये प्रोपल्सिव मूवमेंट है या पेरिस्टाल्सिस है ये क्यों होती है हमारी गट में, हर वक्त तो नहीं ना हो रही, कब होगी, जब स्टिमुलस आएगा। तो स्टिमुलस क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट स्टिमुलस है डिस्टेंशन ऑफ गट। जाहिर बात है जब फूड आएगा हमारी गट डिस्टेंडेड होगी तभी ज़रूरत है ना हमें प्रोपल्सिव मूवमेंट की, तो पहला स्टिमुलस हो गया डिस्टेंशन ऑफ गट। ठीक है, दूसरा स्टिमुलस है फिजिकल और केमिकल इरिटेशन। फिजिकल इरिटेशन यही है, जब फूड आ गया तो फिजिकल इरिटेशन होगी ना, और केमिकल इरिटेशन कोई हार्मोन है, ठीक है, उसकी वजह से केमिकल इरिटेशन होगी, तब भी क्या स्टार्ट होगी, पेरिस्टाल्सिस। और लास्ट पे है पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी। हमें पता है हमारी पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी की वजह से डाइजेशन बढ़ जाती है। वो किस तरह बढ़ती है, क्योंकि प्रोपल्सिव मूवमेंट्स बढ़ जाती हैं, पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज हो जाती है, तो पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी की वजह से भी पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब हमें पता है कि जब भी हमारी जीआईटी में कॉन्ट्रैक्शंस होनी है तो हमने पढ़ा था वो सिर्फ एक चीज़ करवा सकती है, और वो क्या है, मायंटेरिक प्लेक्सस। ठीक है, मायंटेरिक प्लेक्सस का क्या रोल पढ़ा था हमने कि उन्होंने जीआईटी में कॉन्ट्रैक्शंस करवानी है। ठीक है, तो ये जो पेरिस्टाल्सिस है ये भी तो कॉन्ट्रैक्शन है ना, तो ये कौन करवाता है, ये भी मायंटेरिक प्लेक्सस ही करवाता है। कॉन्ट्रैक्शन किस तरह, यानी कि अगर ये एक हम पार्ट ले रहे हैं अपनी गट का और ये फूड पार्टिकल है, इसने इधर मूव करना है, इस तरफ एनस है और इस तरफ माउथ था, तो इसने इस तरफ मूव करना है, तो क्या होगा कि इसके पहले फूड पार्टिकल से पहले जो है वो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएंगी इस तरह। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टिव रिंग अपीयर होगा ताकि ये फूड पार्टिकल जो है वो आगे मूव कर सके। तो ये कॉन्ट्रैक्शंस जो हो रही हैं ये कौन करवाता है, मायंटेरिक प्लेक्सस ही करवाता है। ठीक है, और किसी बंदे में अगर कंजेनिटली मायंटेरिक प्लेक्सिस एब्सेंट है ना तो उसमें पेरिस्टाल्सिस नहीं होती, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक है, फूड पार्टिकल आगे मूव ही नहीं करेगा तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। ठीक है, अब ना हमें पता है कि हमारा फूड जो है वो एनस की तरफ ही मूव करता है। ठीक है, तो इस तरफ क्यों नहीं पेरिस्टाल्सिस होती, माउथ की तरफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्यों नहीं होती, डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स एनस क्यों है, तो उसकी वजह है मायंटेरिक प्लेक्सस ही। मायंटेरिक प्लेक्सस की ऐसी जो होती है वो होती है डायरेक्शन होती है, उसकी ऐसी इंटीग्रेशन हुई होती है कि वो हमेशा क्या करता है, फूड पार्टिकल को हमेशा एनस की तरफ ही मूव करवाता है। ठीक है, 3 टर्म्स हैं ये आपको आनी चाहिए। पहली टर्म है रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। रिसेप्टिव रिलैक्सेशन क्या होता है कि जब इधर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ना, फूड पार्टिकल ने आगे मूव करना है, तो फूड पार्टिकल के आगे क्या होता है, गट जो है वो थोड़ी सी रिलैक्स कर जाती है इस तरह। ठीक है, रिलैक्स कर जाती है ताकि ये फूड पार्टिकल इजीली आगे मूव कर सके। ठीक है, 5 to 10 सेंटीमीटर क्या होता है, गट जो है वो रिलैक्स कर जाती है आगे ताकि फूड पार्टिकल इजीली आगे मूव कर सके। इसको हम क्या कहते हैं, रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। नेक्स्ट है मायंटेरिक रिफ्लेक्स।
ये जो हमने सारी प्रोपल्सिव मूवमेंट जो पेरिस्टालसिस पढ़ी, इस सारे को हम क्या कहते हैं, मायंटेरिक रिफ्लेक्स, या फिर इसका दूसरा नाम है पेरिस्टाल्टिक रिफ्लेक्स। ठीक है। थर्ड टर्म है लॉ ऑफ गट। लॉ ऑफ गट क्या है, पेरिस्टाल्टिक रिफ्लेक्स प्लस द डायरेक्शन ऑफ पेरिस्टालसिस टुवर्ड एनस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ गट। लॉ ऑफ गट में दो चीजें आ गई, एक मायंटेरिक रिफ्लेक्स या पेरिस्टाल्टिक रिफ्लेक्स प्लस द डायरेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल प्लस द डायरेक्शन ऑफ पेरिस्टालसिस टुवर्ड्स एनस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ द गट. So these are the functional types of movements in GIT. Our next topic is blood supply of GIT. GIT को मेनली तीन आर्टरीज सप्लाई करती हैं, तीनों एयोर्टा की जो ब्रांचेज हैं। ठीक है। फर्स्ट है सीलिक आर्टरी, ये हमारी फोरगट को सप्लाई करती है। नेक्स्ट है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ये मिड गट को, और इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी हाइंड गट को। ठीक है। ये एनाटॉमी का पार्ट है। फिजियो के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड सप्लाई बढ़ा देंगे टुवर्ड्स जीआईटी। तो पहला फैक्टर है वेजोडाइलेशन। जाहिर बात है वेजोडाइलेशन होगी तो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। वेजोडाइलेशन होगी क्यों, कोई वेजोडाइलेटर सब्सटेंसेस की वजह से। ठीक है। कोई जीआईटी में ऐसे वेजोडाइलेटर सब्सटेंसेस रिलीज हो जाएं तो उसकी वजह से अगर वेजोडाइलेशन होगी तो क्या होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। उसमें क्या क्या आ सकते हैं, ब्रेडिकाइनिन वगैरह, इस तरह के वेजोडाइलेटर सब्सटेंसेस। ठीक है। और दूसरा फैक्टर क्या है, डिक्रीज्ड ऑक्सीजन। अगर हाइपोक्सिया होगा, हमारे जो कोई ऑर्गन है उसको सही ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तब भी क्या होता है, वेजोडाइलेशन हो जाती है ताकि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाए और ऑर्गन को जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। अब पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक का क्या रोल है, हमें पता है पैरासिम्पथेटिक की वजह से हमारी जो गट की मूवमेंट है, डाइजेशन है, वो इंक्रीज हो जाती है। तो क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि ब्लड फ्लो भी इंक्रीज कर देता है पैरासिम्पथेटिक सिस्टम। जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो उतनी ज़्यादा एक्टिविटी। तो पैरासिम्पथेटिक की वजह से ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है और सिंपथेटिक की वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। अब अगर किसी बंदे में सिंपथेटिक एक्टिविटी चल रही है, ठीक है, तो उसमें ब्लड फ्लो क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि सिंपथेटिक एक्टिविटी चल रही है और उसका मुसलसल ब्लड फ्लो कम ही रह रहा है। नहीं, एक मैकेनिज्म होता है ऑटो रेगुलेटरी एस्केप। हमारे जीआईटी में कुछ ऐसा मैकेनिज्म है कि जब सिंपथेटिक एक्टिविटी को कुछ टाइम गुजर जाता है, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्टेड होती हैं, ब्लड फ्लो कम होता है, तो हमारी जीआईटी खुद ब खुद वेजोडाइलेशन कर लेती है ताकि ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मल हो जाए, ऑर्गन की जो परफ्यूजन है वो दोबारा से नॉर्मल की तरफ आ जाए। उसको हम कहते हैं ऑटो रेगुलेटरी एस्केप। सो दिस वाज द ब्लड सप्लाई ऑफ जीआईटी। थैंक यू सो मच।